नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित आधुनिक काल का भाग 4 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतेंदु और उनका युग। तो भारतेंदु जो थे, हरिश्चंद्र जो हैं, उनके बारे में थोड़ा सामान्य परिचय लेंगे और उनसे संबंधित जो उनका पूरा युग हुआ है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो इससे पहले अगर आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो नीलम जी, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले अगर आप अभी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो ये प्लेलिस्ट से संबंधित लिंक है जो कि आपको जब आपको ये PDF प्राप्त होगी तो आप इन्हें यहाँ से क्लिक करके आप उस पर उससे संबंधित वीडियो देख सकेंगे। जो भी प्लेलिस्ट आपको चाहिए है, जो ये PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जो भी आपको इससे संबंधित जैसे पेपर 1 से संबंधित अगर आपको वीडियो देखनी है, प्लेलिस्ट देखनी है या पेपर 2 से, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु युग का सीमांकन। तो भारतेंदु जी का अपना ही एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है हिंदी पूरे साहित्य में। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो काल था इसका विभिन्न विद्वानों ने क्या नाम दिया और क्या सीमांकन रखा, कौन सी ईस्वी से कौन सी ईस्वी तक, और इस काल का जो नामकरण था वो किस प्रकार किया। तो मिश्र बंधुओं ने जो 1869 से 1888 तक का जो समय है उसे वर्तमान काल नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने नई धारा नाम दिया है जो कि 1868 से 1893 तक का समय है। तो नई धारा प्रथम उत्थान नाम ये रामचंद्र शुक्ल जी का दिया हुआ है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1870 से 1900 तक जो उन्होंने समय दिया है वो आधुनिक काल का बताया है। और रामविलास शर्मा जी ने 1857 से 1900 तक का जो ये समय रहा है ये नवजागरण काल इसको नाम दिया है। और केशी नारायण शुक्ल जी ने 1868 से 1910 तक दिया है समय, और इसका नाम उन्होंने दिया है भारतेंदु काल। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने 1850 से 1900 तक का जो समय है उसे भारतेंदु काल माना है। तो ये इस प्रकार से जो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत अनुसार अपना सीमांकन किया है और उसका नामकरण भी किया है। तो हमने जिस प्रकार से हम देखते आ रहे हैं तो सभी काल के सभी विद्वानों में आपसी मतभेद भी रहा है। तो इस प्रकार से हमें ये सबका याद भी करना पड़ जाएगा, क्योंकि हो सकता है किसी ने उसमें एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नई धारा प्रथम उत्थान ये नाम किसने दिया है, किसके द्वारा नामकरण किया गया। तो आप ये ध्यान रखें कि कब से कब तक का सीमा है, कब से कब तक का समय है और उसके प्रस्तोता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे भारतेंदु युग का सामान्य परिचय। तो इसमें हमें सिर्फ सामान्य उसके बारे में जानकारी देनी है। तो आधुनिक हिंदी का जो प्रथम उत्थान भारतेंदु हरिश्चंद्र से शुरू होता है और भारतेंदु युग का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के रचना काल को ध्यान में रखकर 1925 ईस्वी से विक्रमी तक से होगा ये। तो विक्रमी से जो उन्होंने पूरा समय माना है 1950 तक की अवधि को पूरा नई धारा या प्रथम उत्थान की इन्होंने संज्ञा दी है। तो जैसे भारतेंदु युग की जो संपादित पत्रिका थी, मासिक पत्रिका भारतेंदु जी द्वारा संपादित थी, वो कवि वचन सुधा रही है, जो इसका प्रकाशन वर्ष 1868 ईस्वी में हुआ था प्रकाशन। तो भारतेंदु युग का युद्ध जो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है तो उन्होंने वहाँ से ही माना है। 1868 से ईस्वी में बात कर रही हूँ, अगर विक्रमी में बात करूँ तो 1925 विक्रमी तक होगा, ये मानना ही हमें उचित समझा उन्होंने। और ये हमारे हिंदी में यही दिया रहता है। तो अगर शुक्ल जी से संबंधित ज़्यादा प्रश्न आते हैं तो ये ध्यान रखें शुक्ल जी ने क्या बताया है। तो और भारतेंदु युग का जो उदय है 1868 उन्होंने इसी आधार पर माना है। और उनका रचना काल अगर बात करें भारतेंदु जी की तो 1868 से 1885 ईस्वी तक रहा है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका जो प्रकाशन किया था वो 1903 में संभाला था। तो इस तरह से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है वो 1900 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इसलिए 1868 से 1900 तक ईस्वी तक की अवधि को भारतेंदु युग कहना ही उचित होगा।
1868 से 1900 ईस्वी तक की अवधि को भारतीय युग कहना ही उचित रहेगा। तो हर जो युग हुआ है उसकी अपनी अपनी एक विशेषता रही है, और जो ये युग है ये पुनर्जागरण का युग रहा है। तो इस युग को प्राचीन कविता और नई कविता का संधि युग भी कहा जा सकता है। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों की दृष्टि से इस युग की कविता जो थी वो प्राचीन और नवीन कविता का समन्वय करती थी। और इस युग के साहित्यकार कवि की अपेक्षा एक समाज सुधारक थे, प्रचारक रहे हैं और पत्रकार अधिक थे। तो वो समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं, चाहे सामाजिक रूप से बात करें या जो सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों से संबंधित हमें इसमें नयापन दिखता है इस युग में। और पुनर्जागरण नाम जो इसको दिया गया है वो नवीन प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है इस काल में। और भारतेंद्र जी का युग आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो इसे हम संक्रांति का युग भी कह सकते हैं। तो ये युग जो था इसे प्राचीन परंपराओं और मर्यादाओं की रक्षा करते हुए भी नई जो राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना को आगे लेकर बढ़ाया गया है। तो इसी तरह से इस युग में जो मध्यवर्गीय सामाजिक परिस्थितियां थी उनका चित्रण हुआ है, और साहित्य की अनेक विधाएं, अलग अलग विधाएं जैसे निबंध, नाटक, आलोचना, इन सभी का सूत्रपात इसमें हुआ है। तो इस प्रकार साहित्यिक जैसे युग बहुत ही विशेष हो जाता है। तो क्योंकि इस युग के जो भी रहे हैं साहित्यकार, कवि, उन्होंने समाज सुधार की भावना उनके अंदर थी, प्रचारक और पत्रकार की भावना रही है। तो वे इसमें समाज का एक युग प्रवर्तन कर रहे थे या नेतृत्व कर रहे थे। हम कह सकते हैं कि वो युग नेतृत्व कर रहे थे, उनके अंदर ये क्षमता थी। और इसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का ये एक बहुत ही, वो तो प्रतिभा संपन्न थे ही, और उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस युग के जो साहित्यकार कवि हैं उन्होंने अनेक पत्रिकाएं लिखी, और भारतीय समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थीं, जैसे धार्मिक मिथ्याचार था, या जो अमीरों की कहें स्वार्थपरता थी, या छल कपट, और अदालतों में जो एक तरह का अदालत में कहे या राजनीति क्षेत्र में जो कहे, सभी जगह भ्रष्टाचार व्याप्त था। तो और अंग्रेजी शासन तो शोषण अपना हम लोगों का कर ही रही थी, सभी भारतवासियों का। तो इन सभी विषय के पे उन्होंने लिखा है, जो भारतीय युग के कवि रहे हैं। और उन्होंने इसे लिखकर ऐसा समाज को जागरूक किया है, जो भारतीय जनता थी उसको जगाने का कार्य किया है। तो हम इसकी विशेषताएं आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले सामान्य एक जो जानकारी होती है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें एक तरह से उन्होंने जागृत किया है लोगों को। और इस युग के जो अगर हम बात करें, जो सहयोगी कवि भारतेंद्र युग के, जो भारतेंद्र जी के सहयोगी कवि होंगे तो प्रताप नारायण मिश्र होंगे, अंबिका दत्त व्यास होंगे, राधा कृष्ण दास थे और ठाकुर जगमोहन सिंह थे। तो इस तरह से उस समय की जो कविताएं रही हैं उनकी हम विशेषता देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो भारतेंद्र युग की काव्य प्रवृत्तियां, तो सबसे पहली होगी देश प्रेम की भावना। तो भारतेंद्र युग विदेशी दास्ता का युग था, और विदेशी शासक भारतीय जनता का शोषण कर रहे थे। इसलिए भारतेंद्र युग के कवियों ने विदेशी शासक के प्रति रोष व्यक्त कर जनता की चेतना को जागृत किया। तो देश प्रेम की जो भावना थी इस युग में बहुत प्रबल मात्रा में मिलती है। तो उस समय जो देश था वो विदेशी दास्ता का युग रहा है, और प्राचीन जो विदेशी शासक जो थे वो भारतीय जनता का शोषण कर रहे थे, उनको हर तरीके से परेशान कर रहे थे। तो इसलिए जो उन्होंने एक पंक्ति, अगर आप देखें भारतेंद्र जी की ही पंक्ति है, वो अंग्रेजी शासन के प्रति उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया था, जिसमें कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, और पैधन विदेश चाल जात यह अतख्वारी। और बाकी राधाचरण गोस्वामी जी का जो हमारो उत्तम भारत देश, और राधा कृष्ण दास जी का भारत 12 मासा भी देश में, इसमें हमें देश प्रेम की काफ़ी भावना मिल जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस समय देश प्रेम की भावना उन रचनाओं में बहुत अधिक मात्रा में मिलती थी। और जैसे राष्ट्रीयता की भावना, जैसे कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से, और जाहिर बातन में अति तेज क्यों सक साजन नहीं अंग्रेज। तो इस तरह से भारतेंद्र जी की कविता का ये उदाहरण है, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के शासन का चित्रण प्रस्तुत किया था। तो इस तरह से हम अपनी इन विशेषताओं को ध्यान में रखें, जिससे कि हमें आगे के कभी पूछा जाता है प्रश्न की क्या विशेषताएं रही हैं उस समय की, तो हम वहाँ कंफ्यूज ना रहें। और जन जीवन का चित्रण, तो भारतेंद्र युगीन कविता में
जग जीवन की स्पष्ट झांकी मिलती है और इन कवियों ने तत्कालीन समाज की कुरीतियों को, धार्मिक मिथ्याचार, छल कपट और अंग्रेजी सभ्यता पर व्यंग किया है और उन सभी का जो चित्रण है उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है और उस आधार पर जो जनजीवन था उसको प्रेरित भी किया है। तो ये हम जो विशेषता रही है इसमें, जैसे चाहे उस समय की जैसे पुलिस थी या राज्य कर्मचारी थे, वो शोषण कर रहे थे या समाज का शोषण कर रहे थे, या फिर कहीं अकाल था देश में और महामारी का भी प्रकोप रहा है, जो साधारण जनता थी उसका अंग्रेज तो शोषण कर ही रहे थे और अंग्रेजी शासन के जो अत्याचार थे वो इतने अधिक बढ़ गए थे कि सभी कवियों को, सभी जो रचनाकार थे उनसे प्रभावित होकर उन्होंने अपनी रचनाओं में वही विषय बनाया देश को जागरूक करने का, जिसमें वो जैसे हम अगर अंग्रेजी शासन पर व्यंग करते हुए एक अंधेरी नगरी में कुछ एक लिखा गया था कि चूरन साहब लोग जो खाता और सारा हिंद हजम कर जाता, कि चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। ये अंधेरी नगरी की का एक व्यंग है, तो हमें इसमें ध्यान रखना क्योंकि ये अंधेरी नगरी हमारे सिलेबस में भी इससे संबंधित पिछले प्रश्न भी आया था। तो इस तरह से इसकी जो कविता रही है इस काल की, वो जग जीवन की भावना का उन्होंने चित्रण किया है। तो हमें और अगला देखते हैं जो विशेषता रही है, प्राचीन और नवीन प्रवृत्तियों का समन्वय। तो भारतीय कालीन कविता में प्राचीन और नवीन विषयों का अद्भुत समन्वय दृष्टिगोचर होता है। इसके अतिरिक्त भाषा, भाव और छंद की दृष्टि से भी ये युग सामंजस्य का युग है। तो प्राचीन और नवीन प्रवृत्तियां क्या था कि इस काल के जो कवि थे वो एक ने जैसे एक और वो राधा और कृष्ण की भक्ति के जो छंद लिखते थे और बहुत सुंदर, सरस और मनोहर ही लिखते थे छंद, और वहीं दूसरी ओर वो धार्मिक पाखंडों पर व्यंग भी करते थे, स्त्री शिक्षा और समाज सुधार के लिए जनता को प्रेरित भी करते थे। उनकी रचनाओं से प्रेरणा मिलती थी और वो नए नए विषयों को सम्मिलित भी करते थे। तो यानी जो प्राचीन जो विषय रहे हैं उन्हें भी वो सम्मिलित करते थे अपनी कविताओं में, और जो नवीन जो थे उसको भी सम्मिलित करते थे। तो ये हम इस तरह से कह सकते हैं कि प्राचीन और नवीन प्रवृत्तियों का वो समन्वय करते थे। इससे अलग जो भाषा थी या भाव और छंद की जैसे भी ये युग जो था वो सामंजस्य का युग है, और इस काल के जो कवि हैं उन्होंने प्राचीन भक्त कवियों के समान ही भगवान की भक्ति संबंधी पद भी लिखे हैं। तो ये भी विशेषता रही है। और इतिवृत्तात्मकता, तो इतिवृत्तात्मकता से क्या संबंध है कि आधुनिक काल के कवियों ने समसामयिक विषयों पर वर्णनात्मक कविताएं लिखी हैं, लेकिन इन कविताओं में विचार और अनुभूति की गंभीरता के दर्शन नहीं होते थे और कहीं कहीं पर तो मात्र शब्द जाल प्रतीत होता है। तो जो इस समय के भारतीय काल के जो कवि थे उन्होंने समसामयिक विषयों पर वर्णनात्मक कविताएं लिखी हैं। तो जो वहाँ पे प्रचलित थी, जो जन भावना थी, उसको आधार बनाया है अपनी कविताओं का। तो लेकिन इन कविताओं में विचार और जो अनुभूति होनी चाहिए वो गंभीरता से नहीं दिखती है। और जिसमें जैसे तुकबंदी थी, वो कई कई स्थानों पर ऐसे ही मिलाकर कर देते थे कविताएं लिखने का, मतलब ऐसा लगता था कि कविताओं का एक बहाना सा बना दिया है, वो एक शब्दों का एक जाल सा प्रतीत होने लगता था। तो क्योंकि इस काल के जो कवि रहे हैं उनको एक जो कह सकते हैं हम कि सुधारात्मक कविताएं थीं और उपदेशात्मक कविताएं लिखने का उन्हें अधिक शौक था, और वही उन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो जो इतिवृत्तात्मकता का एक उदाहरण हम कह सकते हैं जैसे तो उसमें हमें अगर हम ये सोचें कि उच्च कोटि के कवित्व के दर्शन होंगे तो वो हमें नहीं मिल सकते। तो इनका विषय ही जब अलग था बिल्कुल। और अगली विशेषता होगी श्रृंगारिकता। तो इसमें क्या है कि भारतीय युग के रीतकालीन प्रवृत्तियां, भारतीय युग में जो रीतकालीन प्रवृत्तियां थी भले ही हास्योन्मुख हो गई हों, किंतु इस काल के कवियों ने श्रृंगार प्रधान रचनाएं प्रचुर परिमाण में लिखी हैं और रीतकालीन पद्धति पर नक्सिक वर्णन एवं नायिका भेद निरूपण में इन्होंने पर्याप्त रुचि दिखाई है। यानी जो उस समय की विशेषता रही है नक्सिक वर्णन और नायिका भेद निरूपण, वो इसमें भी किया गया है इस काल में भी। तो जैसे एक हम पंक्ति की बात कर लेते हैं, चलो। शिशुताई अजो न गई तनते, शिशुताई अजो न गई तनते, और तव जीवन जोरी बटोरे लागी, और सुन के चर्चा हरिश्चंद्र की कानन कूकदे भौएं मरोड़ लगी। तो इस तरह से एक अलग अलग तरह से उन्होंने चित्रण किया है। और एक जगमोहन सिंह की एक पंक्ति है कि हम हार अरी कर कोटि उपाय, लिखी बहु नेहन भरी पातियां,
और जगमोहन मोहिनी मूरत के बिना कैसे कटे दुख की रतियाँ। तो इन्होंने विरह दशा कह सकते हैं हम, उन्होंने जगमोहन सिंह की ये पंक्ति है तो इसमें उन्होंने नायिका की विरह दशा का वर्णन किया है। तो इस तरह से जो रीतकालीन पद्धति थी उसको इन्होंने अपनाया जरूर है और उसमें भी अपनी एक उन्होंने रुचि दिखाई है। भले ही कम हो रही थी उस टाइम की रीतकालीन प्रवृत्तियाँ, लेकिन इसमें भी काव्य में हमें श्रृंगार प्रधान रचनाएं मिल जाती हैं काफ़ी अधिक मात्रा में। और अगली विशेषता है श्वानुभूति और सत्य तत्वों का वर्णन। तो भारतीय कालीन कवियों ने तत्कालीन जीवन से संबंधित अपने अनुभवों और युग सत्यों का निर्भीकतापूर्ण वर्णन किया है और इन कवियों ने कविता में अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पूर्ण ध्यान रखा है। तो भारतीय कालीन जो कवि थे उन्होंने हम हमेशा से पढ़ते आए हैं स्टार्टिंग से ही कि तत्कालीन जीवन से संबंधित वो अपना रचना लिख रहे थे। तो उनके जो अनुभव थे और जो सत्य था जो उन्होंने बहुत ही निर्भीकता से वर्णन किया। उन्होंने ऐसा नहीं कि किसी को जो संतुष्ट करने के लिए किसी की चापलूसीपूर्ण जैसे कह सकते हैं हम कि वैसी कोई रचना लिखी हो, तो उन्होंने बहुत ही निर्भीकता से अपने रचनाओं में वर्णन किया है। जो भी उस समय की चाहे वो अंग्रेजों का शोषण रहा हो या सामाजिक तौर पर या धार्मिक जो आडंबर थे उनका विरोध किया हो, तो उन्होंने या स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया हो, हर एक चीज़ उन्होंने बहुत ही निर्भीकता से अपनी रचनाओं में प्रदर्शित की थी। और यही कारण था कि जो इस काल के जो कवि और पत्रकार जो थे वो पत्रकार और जो समाज सुधारक हम कहते हैं जिन्हें, क्योंकि एक यही विषय हो सकता है क्योंकि वो समाज को काफ़ी जागरूक करना चाहते थे। तो वो जो भी कविताएं लिखते थे वो एक समाज सुधारक के रूप में उन्हें हम देख सकते हैं। तो इसमें जो अनुभूति की गहनता की दृष्टि तो ये कम रहेंगी, लेकिन ये उपदेशात्मक अभिव्यक्ति का एक बहुत ही अधिक एक वर्णन करती है। एक तरह से हम समझ सकते हैं कि उपदेशात्मक अभिव्यक्ति इसमें हमें बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। तो इसमें हमें लेकिन ये सब है, लेकिन साथ में जो ये कविता थी वो सरसता भी थी इनमें और मधुरता भी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में हमें दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि उपदेशात्मक थी तो हमें सरसता नहीं रही उनमें या फिर मधुरता नहीं रही, तो ऐसा नहीं है। तो इन कविताओं में अपने उन्होंने कर्तव्य और दायित्वों का पूर्ण ध्यान रखा है। और अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। तो भारतीय युग के कवियों द्वारा किया गया प्रकृति चित्रण अत्यंत आकर्षक है और वर्षा वसंत हेमंत आदि सभी ऋतुओं का वर्णन तथा यमुना चांदनी गंगा आदि का वर्णन अत्यंत भव्य रूप से किया है। तो अगर हम एक प्रकृति चित्रण का एक उदाहरण देखें तो तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए और झुके फूल सौ जल परसन हित मनऊ सुहाए। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो भारतीय युगीन कवि थे वो स्वच्छंद रूप से प्रकृति चित्रण करते थे और उन्होंने चाहे कोई सी भी ऋतु हो, वर्षा शरद या बसंत, सभी का बहुत सुंदर चित्रण किया है। तो भारतीय कृत जो थी वर्षा बसंत जो बसंत होली उसमें बसंत ऋतु और चंद्रावली नाटक में यमुना का बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया ही है। तो ये जो तरन तनुजा तट तमाल तरवर है ये हमें इसी से हमें पता चल जाता है कि प्रकृति चित्र कितना सुंदर उन्होंने किया है। तो भले ही जैसे संस्कृत कवि थे उनकी जैसी प्रकृति को इन्होंने छटा इनकी रचनाओं में नहीं मिली हो, लेकिन प्रकृति चित्र का एक सुंदरता से बहुत ही मनोहर वर्णन जो है वो भारतीय युगीन काव्य में उपलब्ध हो जाता है। और अगली विशेषता देख लेते हैं कि विविध छंदों का विधान। तो इस समय की क्या एक प्रवृत्ति थी कि इस काल के कवियों ने प्राचीन साहित्यिक एवं लोक प्रचलित दोनों प्रकार के छंदों का वर्णन किया है। कहीं कहीं संस्कृत के वर्ण वृत्तों का प्रयोग भी दृष्टिगोचर होता है। तो इस समय के जो रचनाकार थे उन्होंने साहित्यिक और लोक प्रचलित दोनों प्रकार के छंदों का वर्णन किया था। जैसे साहित्यिक में बात करें हम कवित्त शवय या रोला हो गए तो या छप्पर की बात, और इन सभी छंदों का उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया था। तो इसके साथ लोक प्रचलित जैसे लावणी हो गया, कजरी हो गया, तो ये लोक प्रचलित जो छंद थे इनका भी उन्होंने काफ़ी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। तो ये एक उदाहरण के रूप में आप याद कर सकते हैं कि रोला सवैया छप्पर जो हैं ये साहित्यिक जो छंद थे और जो लोक प्रचलित छंद है कि लावणी कजरी इन सभी का उन्होंने प्रयोग किया है। और कहीं कहीं पे संस्कृत के वर्ण वृत्तों का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है इनमें। तो इस प्रकार ये जो कवि रहे हैं इनमें नवीन और स्वच्छंद छंदों का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है, बल्कि जो छंद प्राप्त थे उन्हीं का ही प्रयोग किया है।
और अगली प्रवृत्ति है गद्य और पद्य की भाषा में भिन्नता। तो भाषा की दृष्टि से भारतीय काल पर्याप्त समृद्ध रहा है और इस काल में पद्य की भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी और गद्य की भाषा खड़ी बोली रही है। तो ये हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। भाषा और शैली जो है भारतीय काल में मुक्तक और गीत शैली का प्रयोग किया गया था और ब्रज भाषा मुख्य भाषा थी उस समय की। तो लेकिन इससे अलग उन्होंने खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है। उर्दू, बंगाली, गुजराती में भी काव्य रचनाएं की हैं अपनी। और सभी हमने जो छंद वगैरह देखे हैं तो छंद भी प्रयोग किए हैं काफ़ी अपनी रचनाओं में। और इसमें खड़ी बोली में जो गद्य का काफ़ी अधिक रूप में प्रचार हुआ है। गद्य का जो भी उन्होंने गद्य की रचनाएं थी वो खड़ी बोली में ही मुख्यतः लिखी गई थी, लेकिन उस समय तक उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाया था। तो जो इस प्रकार जो खड़ी बोली है उसमें लिखी हुई रचनाएं ब्रज भाषा की बात सरसता और साहित्यिकता का उसमें हमें अभाव कहीं कहीं देखने को मिलता है। क्योंकि और एक और विशेषता देख लेते हैं कि राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम। तो भारतीय युग के साहित्यकारों का राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति प्रेम अद्भुत और अपूर्व है। तो यदि भारतीय और सहयोगी साहित्यकारों ने अपने समय में तन मन धन से हिंदी साहित्य की इतनी सेवा न की होती तो आज हमारी हिंदी इतनी उन्नति नहीं कर पाती। तो बिल्कुल ये एक सामान्य भाषा में मैंने लिखा है यहाँ पे, तो आप इसे समझ सकते हैं कि जो भारतीय युग की जो राष्ट्रभाषा के प्रति उनका प्रेम था भारतीय युग के साहित्यकारों का, कवियों का, तो वो बहुत अधिक मात्रा में था। और अगर उन्होंने नहीं अपने सामाजिक जो समसामयिक समस्याएं थी तो उन सभी के बारे में नहीं था और राष्ट्रभाषा को आगे लेकर नहीं गए होते तो आज हमें जो हिंदी का जो रूप दिखता है उतना हिंदी हमारी उन्नति नहीं कर पाती। और अगर अपनी ही भाषा के बारे में आज से जो 900 क्या कहें तो आज से लगभग 100 से भी अधिक साल पहले जो भारत हरिश्चंद्र जी ने एक पंक्ति लिखी थी जो बहुत प्रसिद्ध है, काफ़ी प्रसिद्ध है और मुझे पसंद भी है। तो एक बार उसको देख लेते हैं कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। तो ये जो पंक्ति हैं भारतीय जी ने लिखी थी निज भाषा के बारे में। और कुछ और प्रवृत्ति देख लेते हैं कि भक्ति भावना। तो जो भारतीय युग और उनके सहयोगी जो थे उन्होंने भले ही भक्तिकालीन कवियों की तरह से कविताएं नहीं लिख पाई हों, भक्तिकालीन जो कवि हुए उन्होंने बहुत सुंदर कविताएं भक्तिभाव से लिखी थी, तो उस भाव से भले ही ना लिख पाई हों, लेकिन जो कवि थे भारतीय हरिश्चंद्र जी की अगर हम बात करें तो वो राधा कृष्ण के बहुत अच्छे भक्त थे। और लेकिन भक्तिभाव से ओतप्रोत जो साहित्यकार जरूर इस काल में रहे हैं उस भाव से नहीं लिखी हैं, लेकिन इस काल के जो कवि रहे हैं उन्होंने भक्तिभाव से काफ़ी भरपूर अपनी रचनाएं लिखी हैं। अगर हम राधा कृष्ण की मधुर छवि का अगर हम देखना चाहें कुछ पंक्ति द्वारा कि नैन भर देख ले हुए जोरी और मनमोहन सुंदर नर नागर श्री वृष भानु किशोरी कहा कहो छवि कहीं नहीं आवे वह सामर यह गोरी। और प्रताप नारायण मिश्र जी के काव्य की हम बात करें तो उसमें उन्होंने संसार की निष्ठुरता का वर्णन किया है और विषयों पर जो एक कविता जो कुछ लिखी है कि माया मोह के बंधन को जो उन्होंने उनकी रचना में उल्लेख मिला वो एक बार देख लेते हैं जल्दी से कि जो विषया संतान तजी ताही मूढ़ लपटात और जो नर डारत बमन करी श्वान स्वाद सो खात। बाकी अगर भारतीय जी की कुछ भक्तिपरक रचनाओं की बात करें तो उसमें भक्ति सर्वस्व था, सूर्य स्त्रोत था और अलौकिक लीला एक रचना है उनकी और भाव भक्तमाल, ये सब उनकी रचनाएं नहीं जो भक्ति परक रचनाएं रही हैं। और अगली देखते हैं जो प्रवृत्ति रही है कला पक्ष की दुर्बलता। तो काल में गद्य का ये अरुणोदय काल है, अतः गद्य के निकट नाटक आदि गद्य की जो निबंध थे नाटक थे वो इन सभी विधाओं में हमें रचनाएं मिल जाती हैं और उतनी अधिक नहीं मिलती हैं, लेकिन उस समय लिखी जा रही थी रचनाएं। तो पद्य के चित्र में इस काल की जो कविताएं नहीं है वो भक्तकालीन या रीतकालीन कवि जैसी कलात्मक भी नहीं बन पाई हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कला पक्ष की दुर्बलता रही है क्योंकि गद्य का वो एक प्रारंभ काल था। तो इसलिए एकदम से अगर सोचें कोई भी चीज़ एक अच्छा जो वर्णन है वो मिल जाएगा तो उतना सुंदर नहीं रहा है, लेकिन जो एक कला पक्ष की कलात्मक सामर्थ्य देखें तो उस आधार पर कम रहेंगी, लेकिन बाकी वो रचनाएं बहुत ही एक प्रेरणादायक रही हैं और बहुत ही अच्छी रही हैं। और
अब देखते हैं कुछ ये प्रवृत्तियाँ हो गई, तो अब भारतीय युग के कुछ कवि और उनकी कृतियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो कि यहाँ पे सिर्फ कृतियाँ नहीं है, यहाँ पे मैंने केवल जन्म और मृत्यु दिया है। कृतियाँ इसलिए नहीं दी हैं क्योंकि ये जो कवि हैं इनसे संबंधित मैंने हर कवि से संबंधित एक वीडियो बनाया हुआ है और प्लेलिस्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट एक अलग से बनी ही हुई है, तो जैसे उसका शायद नाम होगा कवि और उनकी कविताएं, नहीं, कवि और उनकी रचनाएं, या फिर साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। काफ़ी पहले बनाया था ये, शायद दिसंबर के आसपास। तो एक प्लेलिस्ट आपको रचनाओं से संबंधित मिल जाएगी। अच्छा, उसका नाम होगा रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। तो आप ये चेक जरूर कर ले। तो उसमें मैंने भारतीय युग के सभी रचनाकार करवाए हुए हैं। बहुत छोटे छोटे से वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको सिर्फ जन्म, मृत्यु और सिर्फ रचनाएं और उनका रचनाकाल और थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी सभी रचनाकारों से संबंधित उसमें मिल जाएगी। तो भारतीय युग के सभी मैंने वहाँ पे कराए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अब नहीं कराऊंगी उसमें, क्योंकि अब केवल महत्वपूर्ण जो हैं उनके बारे में हो सकता है कल करें हम। तो अभी सिर्फ उनका जन्म मृत्यु देख लेते हैं, क्योंकि ये हमें याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद का जो समय है वो 1829 से 1895 ईस्वी तक है। और राधा लक्ष्मण सिंह का 1826 से 1896 ईस्वी तक है। और बालकृष्ण भट्ट का है 1844 से 1914 तक। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है 1850 से 1885 तक। और राधाचरण गोस्वामी जी का है 1859 से 1925 तक। और बद्री नारायण चौधरी का 1855 से 1923 तक। ये जन्म तो बिल्कुल सही है, सटीक है। तो और प्रताप नारायण मिश्र जी का 1856 से 1894 तक। और ठाकुर जगमोहन सिंह का जो समय है वो 1857 से 1899 तक रहा है। और अंबिका दत्त व्यास जी का 1858 से 1900 तक रहा है। और देवकी नंदन खत्री जी का जो समय है वो 1861 से 1913 तक का है। और किशोरी लाल गोस्वामी जी का 1865 से 1932 है। बाल मुकुंद गुप्त जी का 1865 से 1907 ईस्वी तक है। तो ये सभी अपने अपने जो रचनाकार हैं उनका ये जन्म और मृत्यु है उनकी। और बाकी भारतीय मंडल के जो कवि रहे हैं उनके बारे में मैं एक अलग से सभी कवियों से संबंधित वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन अगर वो भी कहीं पे हो सकता है कुछ नहीं मिले हों उसमें, तो उनसे संबंधित हम वीडियो फिर भी बना लेंगे। उनसे संबंधित क्या, सभी से ही संबंधित बना लेंगे, जो कि एक हमें महत्वपूर्ण जानकारी भी होगी, क्योंकि उनमें सिर्फ आपको रचनाएं मिलेंगी और थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, वो बस 15-15 मिनट का या 10 मिनट का वीडियो होगा, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। और ये हमारा आज का वीडियो था भारतीयों एवं उनका युग से संबंधित। और ये जो पीडीएफ का ये लिंक दिया गया है, आपको जो पीडीएफ संडे को मिल जाएगी, तो आप वहाँ से अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके, जो स्काई ब्लू कलर में है, तो इस पर क्लिक करके आप उससे संबंधित वीडियो देख सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर कोई आपका सुझाव हो, कोई विचार हो, तो आप हमें मेल द्वारा आप बता सकते हैं magicalstudy.email@gmail.com पर। और आपका जो स्नेह है यूँ ही बनाए रखें हैं। वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आपका जो कोई भी सुझाव हो वो हमें ज़रूर बताएं। कुछ एक विचार कर रही हूँ जो कि सुबह वाली जो क्लासेस 7 बजे से पहले हो सके, 6 बजे के आसपास। तो इसके बारे में अगर आप अगर जो भी आप बाद में वीडियो देखें तो ज़रूर बताएं कमेंट करके कि 6 बजे का समय कैसा रहेगा। चलिए, धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।